हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथ के ऑल फार्मूले को। मतलब कि हम सभी फार्मूलों को देखेंगे। टोटल फार्मूला जो है वो 100 है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी फार्मूलों को देखते हैं। हमारा पहला है कि भाज्य बराबर होता है। पहला चैप्टर से है कि भाज्य बराबर होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। नेक्स्ट है कि भाजक बराबर क्या होता है। तो जो ये भाजक है तो ये यहाँ पर रहेगा, और जो ये भागफल प्लस शेषफल है ये गुणा में है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा नंबर भी हो जाता है। शेषफल बराबर क्या होता है। तो शेषफल बराबर होता है भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। नेक्स्ट है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो ये मौसा बनाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो जो दो संख्या होती है उनका गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो उनका होता है मौस गुणे लॉस, या बोले तो ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सूत्र रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है। तो जो रैखिक बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ घात इसका 1 होता है। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद व्यापक रूप होता है। तो द्विघात बहुपद जो होता है इसका व्यापक रूप होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका घात 2 है। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो यहाँ पर कुछ नहीं, त्रिघात है तो यहाँ पर जो पावर में है ये 3 पर हो जाएगा, और इसके बाद 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये भी बन जाता है। उसके बाद है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं कैसे। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये एक सूत्र है, और एक और सूत्र होता है। ये जब देता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रहे, तब ये सूत्र काम आता है। अगर सिर्फ अल्फा बराबर दिया हो और बीटा बराबर दिया हो, तब इस स्थिति में हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वह सूत्र है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इस सूत्र को हम तब लगाते हैं जब अल्फ़ा और बीटा का सिर्फ मान दिया होता है। अगर जब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हो, तब हम इस कंडीशन में इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नोट में कि बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो वहाँ पर हमें सिर्फ 0 लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर है ये, तो इसके बराबर में हमें 0 लगा लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है इसका क्या मान होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस के बी बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है, इसका भी मान यही होता है माइनस बी बटे ए। जब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा दिया हो तो इसका सूत्र होता है सी बटे ए, और अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों गुणा में हो तो यहाँ पर हो जाता है माइनस के डी बटा में ए। तो आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट सूत्र को। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन कि तीसरा पार्ट है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण
हैं। तो ये सभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है उन्हीं से है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर a1/a2 और बराबर नहीं होगा b1/b2 तो कौन कैसा हल होगा। तो यहाँ पर संगत होगा और केवल एक हल होगा, मतलब कि इसका आलेख देखा जाए तो ये होगा विरोधी, ये एक दूसरे को काटेगा। नेक्स्ट है a1/a2 अब बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है, हल जो होता है वो असंगत हो जाता है। नेक्स्ट है कि अगर a1/a2 और b1/b2 और बराबर c1/c2 हो तो यहाँ पर संगत हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और इसका जो रेखा होगा वो एक दूसरे को होगा समान संपाती होगा, और जो इसकी रेखा होती है ये समांतर होती है। ये एक दूसरे के विरोध करती है लेकिन ये अविरोधी होते हैं, ये एक दूसरे को जाने देते हैं, मतलब प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के विरोध करते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विवेचक d बराबर क्या होता है। तो विवेचक d बराबर होता है b² - 4ac। तो जो विवेचक d होता है उसका मान होता है b² - 4ac। नेक्स्ट है जब d बराबर b² - 4ac बराबर अगर 0 होगा तो उसका मूल वास्तविक होगा और असमान में होगा। और जब अगर d बराबर जो d है उसका मान 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वास्तविक और असमान मूल होगा। जब छोटा हो जाएगा तो अवास्तविक हो जाएगा, मतलब इसका मूल मतलब हल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि मूल x का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है -b + (b² - 4ac/2a। नेक्स्ट है आपका सूत्र कि a बराबर क्या होता है और यहाँ पर b, मतलब अल्फा बराबर यही होता है सूत्र और बीटा बराबर यही भी सूत्र होता है। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन को। सर्वांतर बराबर क्या होता है। तो सर्वांतर बराबर होता है a1 जो होता है a2 - a1, जैसे कि यहाँ पर a1 हो गया a2 हो गया a3 हो गया, इस प्रकार से, जैसे कि 2,3 हो गया 3,4 हो गया। तो इसका हमें सर्वांतर निकालना है, तो इसमें से 3 में से हमें 2 को घटा देने पर जो एक है यही हमारा सर्वांतर d हो गया। तो सर्वांतर d बराबर होता है a2 - a1। और an बराबर क्या होता है। तो an बराबर a + n - 1 इंटू d होता है। नेक्स्ट है कि Sn बराबर क्या होता है। तो n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतिम पद से nवा पद a जो होता है n - 1 इंटू d होता है, जहाँ a जो है ये अंतिम पद होता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है कि 20 के बाद की संख्या वाला, जैसे कि 20 के बाद के बारे में बात किया जाता है, तो उस कंडीशन में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और Sn बराबर ये सूत्र जो है इसका भी प्रयोग होता है और इसका भी होता है, लेकिन ये जो सूत्र है ये वाला इसका प्रयोग तब होता है जब an दिया होता है। अगर a और सिर्फ d दिया गया हो तब ये वाला सूत्र होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट को। निर्देशांक ज्यामिति। देखिए क्षैतिज रेखा जो है उसको x अक्ष एवं उदग्र रेखा को y अक्ष हम कहते हैं। जो कि क्षैतिज रेखा होती है इस प्रकार से, तो इसको हम कहते हैं x अक्ष, इसको हम बोलते हैं x अक्ष। जो ये उदग्र होती है इसको हम बोलते हैं y अक्ष। ठीक, दूसरा हो जाएगा मूल बिंदु। जिस बिंदु पर क्षैतिज और मूल बिंदु हम खींचेंगे, तो जिस बिंदु पर ये क्षैतिज जो है y वाला और ये जो है ये क्षैतिज x वाला है और ऊर्ध्वाधर ये y वाला है, जो ये इस पर काट रहे हैं, तो इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं, इसी को हम बिंदु कहते हैं। ठीक, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है यहाँ पर इसका होता है 0,0। और जो है अगला कि किसी बिंदु के निर्देशांक में 2 मान होते हैं, एक होता है x और एक होता है y, और जिनमें x जो होता है ये भुज होता है। ये क्या होता है,
भुज, और जो ये वाई है, ये होता है कोटि। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान, एक तो एक्स होता है, एक्स वाई, इसको तो हमने अभी बताया ही। नेक्स्ट है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो यक्ष निर्देशांक कहलाती है। अगर वाई अक्ष से दूरी है तो यहाँ पर उल्टा होता है, अगर वाई अक्ष से दूरी है तो वो एक्स अक्ष के निर्देशांक आएगा। अगर एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स अक्ष से दूरी है, तो वो वाई अक्ष का निर्देशांक कहलाएगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स कोमा 0 होता है। अगर यहाँ पर बिंदु है तो यहाँ पर, तो इसका अर्थ बोला कि यहाँ पर नहीं बढ़ा है, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर एक्स का मान दिया है लेकिन वाई का मान नहीं दिया, इसलिए 0 हो जाता है। और वाई अक्ष पर होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर तो ये एक्स अक्ष को और इधर नहीं बढ़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पर होता है वाई कोमा 0। नेक्स्ट है दूरी सूत्र किसे कहते हैं, तो दूरी सूत्र यहाँ पर दिया गया है। अगर दे दिया है कि एक्स कोमा वाई, x1 कोमा y1 इंटू x2 कोमा y2 का जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, उसको निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होती है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी देखी जाए तो वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, तो जो मध्य बिंदु होता है, मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, यहाँ पर ए हो गया और बी हो गया, तो यहाँ पर जो इसकी सी है, इसको हमें निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। त्रिभुज के केंद्र, जो त्रिभुज हो गया, इसके जो ये केंद्र है, इसको निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। और विभाजन सूत्र, जो ये अंत विभाजन सूत्र है, mx1 प्लस mx2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, और यही वाला यहाँ पर हो जाएगा y बस होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये VVI है। नेक्स्ट है विभाजन सूत्र, वही वाला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 फिर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 हो गया, तो फिर उसके बाद हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो जाएगा। मतलब इसका ट्रिक है कि 1/2 आपको याद रखना है, और फिर यहाँ पर लिखना है, ये तो x1 तो आपको याद ही रहेगा, ये बीच वाला याद करना है। तो 23 जो है 23, 31 और 12, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, या 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति, जो है त्रिकोणमिति, यहाँ पर एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और यहाँ पर p बराबर होता है ये एच अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में भले माइनस में पी स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, भले लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है, तो कॉस थीटा जो है यहाँ पर, तो कॉस थीटा का बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर जो होता है, तो ये जो साइन थीटा है इसके व्युत्क्रम हो जाता है ये। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसको। ये आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की याद हो गया, तो बाकी सब तो कॉट थीटा इसका व्युत्क्रम होता है। सेक थीटा ये जो है सेक थीटा, ये इन सभी का व्युत्क्रम है, जैसे कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है ये,
और कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है और टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर आसानी से आप याद कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर साइन थीटा, ये मेन सूत्र है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सूत्र है। यहाँ से 1 नंबर आपको 100% पूछा जाएगा। साइन थीटा और गुणे कोसेक थीटा बराबर जो होता है 1 होता है। साइन थीटा कोसेक थीटा जो होता है यहाँ पर इसके बराबर 1 होता है। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना चाहिए तो इसको हम यहाँ पर इधर भेज देते हैं, और इसका मान हमें निकालना है तो हम साइन थीटा को इधर भेज देते हैं, तो आराम से मान निकल जाता है। तो बात तो वही है। नेक्स्ट है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और यहाँ पर हो जाता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे में साइन थीटा। टैन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। मतलब इसका सीधा ट्रिक है कि अगर इस प्रकार का सूत्र दिया तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो रहता है ये वाला, तो यही इसका आंसर है। यहाँ पर जो है ये वाला, यहीं पर इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको 1 नंबर फिक्स है। फिर होता है साइन, जो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। फिर कोस थीटा के मान होगा, अगर हो गया, फिर कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है। यहाँ पर उसके एक दूसरे को उल्टे हो जाते हैं हम। जैसे कि टैन 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पर कोट का अगर मान देखा जाएगा तो कोट बराबर 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो टैन थीटा आ जाएगा। फिर सेक 90 माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक जब 90 माइनस थीटा होगा तो सेक थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर का सिर्फ मान निकालना है तो यहाँ, और यहाँ पर सिर्फ हमें साइन का मान चाहिए तो जो ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट बन जाता है। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, जो है साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर बराबर भी 1 होता है। नेक्स्ट है कि साइन स्क्वायर जो होता है, साइन स्क्वायर सिर्फ अगर साइन स्क्वायर देखा जाए सूत्र तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और या सिर्फ साइन थीटा की बात की जाए तो ये स्क्वायर जो होता है ये इधर आके रूट बन जाता है। उसी प्रकार से कोस स्क्वायर जो होता है कोस स्क्वायर के बराबर भी, यहाँ पर कोस स्क्वायर जो है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, या कोस सिर्फ कोस का मान चाहिए तो यहाँ पर रूट में हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 हो जाता है। और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए यहाँ से 5 से अधिक नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर इसकी जो है ज़रूरत सभी में है, जो कि त्रिकोणमिति है उसमें हर क्वेश्चन में यहाँ से रहता ही रहता है। तो आइए हम देखते हैं। थीटा, यहाँ पर जो है थीटा के डिग्री जो मान है वो दे दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है थीटा के नाम दे दिए गए हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर अगर 0 का मान देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान देखा जाए तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान देखा जाए तो ये हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान देखा जाए तो √3/2 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कोस 30 डिग्री का मान √3/2। जैसे कि यहाँ पर जो कि आप यहाँ से इस प्रकार से चले हम, तो इसमें याद करना है तो आपको ये जो है इधर से इस प्रकार से चलना है। बस इसका ट्रिक ये हो गया, और आपको बस इसको याद कर लेना है। फिर क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप मान के चलिए कि इसको याद कर लिए, तो फिर ये साइन थीटा जो है इसके किसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, तो कोसेक थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो जब हम इसके व्युत्क्रम को करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जो है तो ये साइन थीटा होगा, जितने भी मान है उसके व्युत्क्रम जो होंगे। जैसे कि मान लीजिए साइन 45 डिग्री का मान
में निकालना है। तो साइन 45 डिग्री है और यहाँ पर दे दिया है कोसेक थीटा का। तो जो है साइन होता है जो कोसेक का व्युत्क्रम होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली व्युत्क्रम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ये √2 आ जाएगा, जैसे कि एक नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तो और यहाँ इसको याद करने से फिर इसके हम इस प्रकार से आते हैं और फिर इसको याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर से जैसे कि इसके उल्टा ये हो जाता है, इसका उल्टा ये हो जाता है, इसका उल्टा ये हो जाता है, फिर ये हो जाता है। तो यहाँ पर आपको साइन को याद करने से तो कॉस हो जाता है। तो यहाँ आपको ज़्यादा अगर कठिनाई है तो साइन और टैन को याद करना है। बस साइन और टैन को याद कर लेने से सभी हो जाता है। तो साइन और टैन को याद कर लिए आप तो हो जाएगा, क्योंकि साइन से ही इसके उल्टा इस प्रकार से आता है। फिर इसको याद कर लिए तो फिर इसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, फिर इसको याद कर लिए तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। टोटल ये जितने हैं इसके व्युत्क्रम हो जाएंगे। फिर कॉस का जो होगा ये सेक के व्युत्क्रम हो गया और इसका तो हो ही गया। तो इसका ट्रिक यही है। नेक्स्ट सूत्र है पाई का मान होता है। तो पाई जो होता है पाई उसका मान होता है 180 डिग्री। तो जो पाई है इसका मान होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर हो जाएगा पाई, अगर पाई के बटे में 2 कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं सीधी सी बात है। पाई का मान है 180 डिग्री, यहाँ पर बटे में 2 हो गया तो डायरेक्टली कट के 90 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जैसे कि पाई बटे में 6 बराबर हो जाता है 30 डिग्री। यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बात सही है 100%। ये वृत्त है, यहाँ पर हम स्पर्श रेखाएं बहुत सारे अनंत खींचे जा सकते हैं। ठीक। और वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी एक बिंदु है, मानकर चलिए यहाँ पर हम यहाँ से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है। और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के जो बाह्य बिंदु है, वृत्त यहाँ पर हो गया और इसका बाह्य बिंदु यहाँ से हो गया, तो यहाँ से हम सिर्फ केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक ये वाली एक ये वाली। और एक नेक्स्ट है कि वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। हाँ, तो भीतरी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची। अब वृत्त है यहाँ पर, भीतरी बिंदु से आप कैसे खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। वृत्त की त्रिज्या जो होती है ये व्यास बटे 2, जैसे कि व्यास हो गया 2, इसके बटे 2 बराबर त्रिज्या जो है 1। आप मान लीजिए कि हमें त्रिज्या दिया है, हमें व्यास गणना है, तो गुणा 2 कर देंगे तो हमारा जो है व्यास निकल कर आ जाएगा। हो जाएगा। फिर है अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। नेक्स्ट हो जाएगा कि वृत्त की परिधि, सिर्फ अर्धवृत्त की परिधि हमने देखा, अब सिर्फ वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर होता है। नेक्स्ट है वृत्त की परिधि हमने देख लिया, अर्धवृत्त की परिधि, भले अर्धवृत्त की भी परिधि हमने देख लिया। आते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर बाई 2 अर्धवृत्त का, क्योंकि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हमें आधा निकालना है तो बटे 2 कर देंगे तो हमारा अर्धवृत्त का निकल जाएगा, और पूरा वृत्त का निकालना है तो ये हो जाएगा। और वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त के त्रिज्या खंड जो होता है इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री हो जाता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री वृत्त के त्रिज्या खंड हो गया। और यहाँ पर हो गया पाई आर स्क्वायर बटे में 4, ये हो गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कोण जो है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत के चाप जो होता है ये होता है 2 पाई आर, मतलब बोले तो 180 डिग्री हो जाए, ये कट जाता है तो मतलब पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री होता है चाप निकालना हो तो। अब वर्ग का विकर्ण जो है वो भुजा गुणे 2 हो जाता है। वर्ग का परिमाप जो है ये इतना हो जाता है 4 गुणे भुजा।
नेक्स्ट है वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। घन का विकर्ण जो होता है ये भुजा गुणे √3 होता है। और घन का जो विकर्ण होता है घन का विकर्ण होता है वो होता है भुजा गुणे √3। तो भुजा गुणे √3 होता है, तो भुजा गुणे √3 हो जाता है। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। फिर घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस हो गया। नेक्स्ट है घनाभ का विकर्ण। तो हमने देख लिया। घनाभ के क्षेत्रफल को देखते हैं। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप जो है एक लाइक कर दीजिए। तो आते हैं, हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। और आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठीय 2πr/h होता है। घनाभ का आयतन होता है LBH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस 2πr²। और उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। बेलन का आयतन होता है πr²। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है 4a/4 अंडर रूट में 4b² माइनस a²। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है घनाभ का क्षेत्रफल। तो जो घनाभ है इसका क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h हमने देखा। और घनाभ का आयतन भी देखा LBH। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल जो होता है तो है 2π। यहाँ पर जो है 2π, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और पाई को हम जो है कॉमन ले सकते हैं। 2π को हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा, तो अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा RH प्लस में R² बच जाएगा। तो इस प्रकार से भी इसका सूत्र हो जाएगा। आप जितना चाहें तोड़ सकते हैं इसको। और बेलन का आयतन होता है πr²। समद्विबाहु जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है a/4 गुणे भुजा अंडर रूट में 4b² माइनस a²। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s इंटू s माइनस a। ये जो है सभी रूट में रहते हैं। फिर s माइनस b इंटू s माइनस c। इस प्रकार से इसका भी सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। फिर उसके बाद आता है अर्धगोला। तो अर्धगोला का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr होता है। और गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr², मतलब एक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है। तो जो शंकु का तिर्यक ऊंचाई होता है अंडर रूट में h² प्लस में r² होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πrl हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को तो πr प्लस में जो πrl है ये वक्र पृष्ठ का, उसमें एक πr² जोड़ जाता है। मतलब उसमें एक वृत्त होता है। जैसे कि मान कर चलिए कि एक ये शंकु हो गया। यहाँ पर ये रुक जाइए, थोड़ा सा बना लिए शंकु तो समझाते हैं। मान लीजिए कि ये शंकु हो गया, तो ये जो है इसके वक्र पृष्ठ है। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये एक शंकु हो गया।
यहाँ पर जो है एक शंकु हम बना देते हैं, और जो है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ये हो गया, पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पाई आर एल, जिसमें ये ऊंचाई भी है। और यहाँ पर जो है ये वृत्ताकार, इसको ही इसका क्षेत्रफल हम प्लस में जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। और अगला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल हमने देख ही लिया। नेक्स्ट है माध्यक बराबर क्या होता है, तो माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणे आई हो जाता है। नेक्स्ट है कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्य, यहाँ पर क रहता है। और असंभव घटना की प्रायिकता तो 0 होती है, और संभव है तो 1 होती है, इससे अधिक नहीं होती है। निश्चित घटना भी 1 ही होती है, मतलब संभव घटना 0 से लेकर 1 तक का होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो ये भी 0 से 1 तक की होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता का सूत्र होता है घटना की संख्या बटने में कुल घटना की संख्या। नेक्स्ट है, तो यहीं पर आप लोगों का वीडियो जो है समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक ले आप जाइए और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करिए। और आप चैनल पर नए हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ से जो है बहुत सारे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा यहाँ से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।